साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन लॉ से। साथियों बेसिकली एंटी करप्शन लॉ में फंसना जो है बहुत आसान है, पर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो। आप लोग प्रश्न तो पूछते हो, पर समाधान खुद ही ढूंढना होगा आपको, और खुद से ही ढूंढना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। साथियों अमूमन क्वेरीज क्या आती है आपकी कि किसी मामले में 2 आरोपी हैं, एक के पार्ट पर डिमांड है, दूसरे के पार्ट पे एक्सेप्टेंस है, तो क्या केस सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई बार क्वेरी ये भी आती है कि 2 आरोपी हैं, एक तो लोक सेवक है और एक प्राइवेट पर्सन है, तो क्या केस सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर जो मैं केस आज डिस्कस करूंगा ना, उसमें दोनों ही लोक सेवक हैं, और एक लोक सेवक जो है पकड़ा गया रंगे हाथों, उससे रिकवरी भी है, इसके बावजूद भी कंसर्न कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। साथियों जो क्लिंचिंग पॉइंट्स है वो हमको समझने होंगे, ताकि जो भी डिफेंस कोर्ट में लिया गया, जो भी तर्क दिए गए, उसका अगर कोई ना कोई सरोकार हमारे केस से है और अगर वो पॉइंट्स हमारे केस की स्थितियों पर लागू होते हैं, देन डेफिनेटली वी कैन गेट द बेनिफिट। ईजी हो गया ना अब तो आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों कई बार ये भी क्वेरी आती है कि एफआईआर में देरी है तो क्या होगा। कई बार ये भी क्वेरी आती है कि जो कंसर्न मीडिएटर रिपोर्ट है उसको हम कैसे कंसीडर करें। कई बार क्वेरी ये भी आती है कि विटनेस जो है टर्न हो गए होस्टाइल तो क्या होगा। कई बार ये भी क्वेरी आती है कि भाई पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है तो क्या होगा। ये समस्त क्वेरीज जो हैं उसका उत्तर दिया है ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने एक रिसेंट फैसले में। अब फैसले को मैं पढ़ाऊँगा आपको तो आप लोग हो जाओगे बोर। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके जरिए हम इस केस की जो है प्रॉपर स्टडी करेंगे, ताकि केस समझने में हमको जो है इजी रहे, और आरोपी के क्या दाव पेश थे उसको कंसीडर करने में, समझने में जो है हमको इजी रहे। तो पढ़ोगे ना भाई, पढ़ना चाहोगे ना। चलिए एक कॉपी ले लो और उसमें सबसे ऊपर आप जो है नोट करो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्लियर है। उसके बाद आ जाएगी हेडिंग एक्विटल इन केस। क्लियर है। उसके नीचे आ जाएगी हेडिंग ट्रैप केस। तो ये वो केस नहीं है कि जहाँ पर गबन का आरोप है या आप पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। ये रंगे हाथों पकड़े जाने का केस है जहाँ पर आरोपी जो है बरी हुआ, दोष मुक्त हुआ, पर उसके दाव पेश क्या थे उसको आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद हम नोट करते हैं केस का टाइटल और उसके बारे में जानकारियाँ, ताकि जिसको पढ़ना हो वो स्टडीज़ करते समय ये जो कंसर्न केस है उसका भी रेफरेंस जो है वो अपने साथ में रख सकें। जजमेंट है बी बालाकृष्णा बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना का। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 29/1/2025 को बाय ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1162/2017। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न एंटी करप्शन कोर्ट है ये स्पेशल कोर्ट है। जो आपके ट्रायल करता है जज, वो सेशंस ट्रायल होती है, जिस कारण जब भी आप कन्विक्ट होगे तो उसकी अपील कहाँ लाई करेगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो यहाँ भी आरोपी कन्विक्ट हुआ तो अपील कहाँ लाई करी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब साथियों इस मामले के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि इसमें 2 आरोपी हैं, A1 और A2, दोनों ही जो है लोक सेवक हैं। एक तो बरी हो गया और एक को जो है सजा हो गई। क्लियर है। तो कितना दुख हुआ होगा उस व्यक्ति को या लोक सेवक को जो कन्विक्ट हो गया और दूसरा जो है बरी हो गया। अब यहाँ पर अपन दोष देंगे वकीलों को कि वकील ने ढंग से पैरवी नहीं करोगे, मुझे मरवा दिया, ये कैसे बरी हो गया, मुझे कैसे कन्विक्शन हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रॉम इंसेप्शन यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल इन योर केस। अगर आप केयरफुल नहीं हो, आपका अप्रोच जो है सिस्टमेटिक नहीं है, तो आप केस जीत ही नहीं पाओगे। आपको लगता है कि वकील केस जितवा देंगे, सबसे बड़ी गलतफहमी आपको है अगर ऐसा आप सोच के बैठो। क्लियर है। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या मेहनत करी, क्या पॉइंट्स रखे और किस तरह से निकले, ये सब जो है समझने का विषय। बेसिकली इट इज़ अ केस स्टडी। देखो जो लोक सेवक होता है उसको कोई ना कोई पब्लिक ड्यूटी या ऑफिशियल फंक्शन जो है वो असाइन होता है। ये कौन असाइन करता है उसको, डिपार्टमेंट या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है। तो एक कोई स्कीम आई थी किसी स्टेट में जिसका नाम था इंदिरा आदर्श ग्रामा हाउसिंग स्कीम। इसके तहत मकान जो है कुछ लोगों को सैंक्शन हो गए, उसमें कंस्ट्रक्शंस भी होना था, इसके लिए समय समय पर सीमेंट भी जारी होना था, और जो लोग वहाँ रहेंगे उनको राशन भी चाहिए, तो राइस जो है वो सैंक्शन हुए। इसके अलावा कुछ मॉनेटरी हेल्प भी जो है यहाँ पर सैंक्शन हुई। पर जो ये स्कीम बनती है ना साथियों, इसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है कि जो प्रॉपर इनकी फंडिंग सारी है या प्रॉपर इनके बेनिफिट्स आ रहे हैं वो लोगों तक पहुँच जाए। पर यहाँ पर कंसर्न्ड परिवादी और जो अन्य 22 लोग हैं उनका यह आरोप था कि हमारे तक बेनिफिट्स पहुँचे नहीं। जिन लोगों तक पहुँचे वो हम नहीं थे, और अल्टीमेटली ये अप्रोच हुए डिपार्टमेंट तक। और अमूमन ऐसा ही होता है, हर केस में हमको यही देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट गए तो वहाँ हमको मिला A1, जिसने कहा कि भाई काम तो आपका हो जाएगा और बेनिफिट्स आपको मिलने ही है, आप एक काम करो 11,000 रुपये लियो। अब यहाँ पर परिवादी व अन्य लोगों ने पूछा भाई पैसे किस बात के, तो ये कहते हैं कि भाई आप 22 लोग हो,
पर पर्सन 500 रुपये लिया हो तो आपको बेनिफिट जो है मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर एक स्थिति निकल के आती है कि 11,000 रुपये एज अ ब्राइब जो है मांगे गए और इस पर जो है नेगोशिएशन हुआ। ये भी अमूमन जो है हमको देखने को मिलता है एसीबी केसेस में। और नेगोशिएशन इसलिए करता है कंसर्न परिवादी ताकि आपकी डिमांड को वो कंफर्म कर सके, क्लियर है। और उसको यही हिदायत मिलती है सीबीआई से। जिस कारण एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फंसाया जा रहा है किसी ऐसे मामले में जो कि जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन से, तो परिवादी जो है बार बार जोर देगा अमाउंट के ऊपर। परिवादी जो है बार बार कहेगा साहब आप पैसे ले लो, मेरा काम कर दो, साहब कम कर लो, ज़्यादा कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब टेक्निकली ही इज विलिंग टू इम्प्लीकेट यू और वो ट्रेंड होकर आया इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर पॉइंट ये था कंसेंट प्रोसिक्यूशन का कि 7,000 रुपये जो है अमाउंट फाइनल हुआ और ये अमाउंट जो है बतौर ब्राइब पे होना था। साथ ही जब भी डिमांड होता है तो एक स्पेसिफिक उसका डेट होता है, टाइमिंग होता है। इस केस में स्पेसिफिक डेट था, वो था 2 मार्च 2007। क्लियर हो गया आपको। साथियों डिमांड जो है वो साइन क्वा नॉन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर डिमांड प्रूव नहीं है, भले ही रिकवरी है, भले ही एक्सेप्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों की केवल डिमांड है, एक्सेप्टेंस नहीं है, रिकवरी नहीं है, 50% केस तो हम लोग वहीं जीत जाते हैं। क्योंकि अगर हम पे आरोप है कि आपने अपनी ऑफिशियल फंक्शन को मिसयूज करते हुए रिश्वत की मांग करी है और रंगे हाथों आपको नहीं पकड़ा है, तो अग्रिम कार्रवाई से पूर्व 17A PCAT की अप्रूवल लेनी होगी। इस व्यू को रिट्रीव किया है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ रानी दान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट जो है आपको नेट से मिल जाएगा, जिसका तारीख है 8 अक्टूबर 2024। अब तो ईजी हो गया। तो इसी मैटर्स में क्या है, डिमांड आवश्यक है, क्लियर है। और अगर आप महाराष्ट्र जोन से हैं तो ये नोट कर लीजिए, भ्रष्टाचार निरोधक प्रकरणात मागणी आवश्यक आहे। जर मागणी साबित नाही तर कोणत्या प्रोसिक्युशन तुम्हाला विरुद्ध कन्सर्न अभियोजन दाखल नहीं करू शकत। जर दाखल केले आहे तर तुम्ही हा प्रोसिक्युशनला चुनौती देऊ शकत। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो है नोट कर लीजिए। साथियों अल्टीमेटली फिर ये व्यक्ति जो है ये गया एसीबी के पास में। अब ये कब गया, 5 मार्च 2007 को, 3 दिन बाद। साथियों देरी जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि 3 दिन का टाइम काफ़ी होता है सलाह करने के लिए। तो एक आफ्टर थॉट वर्जन जो है कह सकते हैं कंसर्न परिवादी का इस बात को। साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट में बहुत क्लियर है। अगर देरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सप्लेन्ड है, अगर एक्सप्लेन्ड नहीं है तो देरी जो है वो घातक है। तो यहाँ पर देरी क्यों हुई, ये प्रोसिक्यूशन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ना ही ऐसे कोई तथ्यात्मक स्थिति फाइल पर लिखी गई। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके मामले में एफआईआर कटती है तो उसका होता है कॉलम नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है कि सूचना में देरी का कारण यदि है तो लिखें। बट मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% केसेस में तो कंसर्न एसीबी या सीबीआई लिखती तक नहीं है कि देरी क्यों है। जबकि कई बार रिपोर्टें 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन या कई बार तो महीनों बाद जो है पेश होती है। साथियों एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां पर आपके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है, क्लियर है, और कंसर्न कॉज ऑफ एक्शन है, तो वहां पर सेक्शन 8 PC एक्ट के प्रोविजन के अनुसार कॉज ऑफ एक्शन के 7 दिवस के भीतर मामला दर्ज हो जाना चाहिए, रिपोर्ट हो जाना चाहिए, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो ये भी गंभीर संकेत है कंसर्न सीबीआई या कंसर्न एसीबी की कार्यप्रणाली को लेकर। ये लोग सिंसियर ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि आपने ना नौकर नहीं करा, आपने मना नहीं करा, आपने कहा देख लेंगे, सोच लेंगे, तो अल्टीमेटली आप जिम्मेदार हो गए। जरा सोचो, अगर हम एक लोक सेवक हैं, हम लोग डील कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, अगले को कंसोल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे चढ़ जाएगा माथे आके वो। अब उसको हम समझा रहे हैं भाई हम तेरा देख लेंगे, तेरा कर देंगे बेनिफिट, तू चिंता मत कर, यही आपने कह दिया, और अगला बात कर रहा है पैसों की, तो ये कहते हैं कि भैया डिमांड हो गई और आप दोषी हो गए, जबकि ये डिमांड है ही नहीं। डिमांड मस्ट बी वॉलंटरली, इट मस्ट नॉट बी सजेस्टिव। जबकि अमूमन क्या होता है कि सजेशन देता है परिवादी कि सर ले लो ना, अरे सर मेरा काम कर दो ना, सर जास्त है, सर थोड़ा कम के लेना, इस तरह की बातें करता है से। तो मेरा कहना यह कि आपको विश्वास रखना होगा इस पॉइंट के ऊपर कि अगर इस तरह की बातें करता है कंसर्न फरियादी तो ये सजेस्टिव डिमांड है। इस स्नैरी में भी आप डिमांड को हिट कर सकते हैं। जजमेंट है इस पॉइंट पे बी जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जजमेंट है वर्ष 2014 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा बी सत्यनारायण मूर्ति में भी यही स्थिति स्पष्ट की गई है कि अगर कोई डिमांड है इट मस्ट बी वॉलंटरली। अगर डिमांड वॉलंटरली नहीं है और डिमांड सजेस्टिव है, डिमांड कॉम्प्रोमाइज्ड है, डिमांड ग्राफ्टेड है, इन दैट स्नैरियो इवन दो देयर इज अ रिकवरी एंड एक्सेप्टेंस इट इज नॉट अ केस फॉर योर कन्विक्शन। तो जब इतने लॉ पॉइंट्स हैं तो हमको उनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी हमको जो है फायदा मिलेगा। साथियों एंटी करप्शन केस में पहला स्टेप क्या है कंसर्न ब्यूरो का कि वेरिफिकेशन इज मस्ट। वेरिफिकेशन में डिमांड आनी चाहिए, पर अमूमन मैं देखता हूँ खासकर हरियाणा जोन के अंदर भी कि डिमांड तक वेरीफाई नहीं होती है। सीधे ये लोग रहते हैं प्री ट्रैप के ऊपर, और प्री ट्रैप के नाम अलग अलग हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ उसको करते हैं पड़ताली पंचनामा। क्लियर है बात ये। हम बात करते हैं सीबीआई की या दिल्ली में होने वाले ट्रैप्स की तो वहाँ कहते हैं वेरिफिकेशन रिपोर्ट। पर हम बात करते हैं साउथ की तो वहाँ इसको कहते हैं मीडिएटर रिपोर्ट।
जो प्री ट्रैप है इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मीडिएटर रिपोर्ट, और जो पोस्ट ट्रैप है इट इज़ कॉल्ड सेकंड मीडिएटर रिपोर्ट। क्लियर है? या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मीडिएटर रिपोर्ट सेकंड तक भी इस तरह के स्थितियों को दर्शित करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर उसमें नोट जो है वो प्रोड्यूस करता है परिवादी, उसको गिनते हैं, उसके बाद उसके नंबर नोट डाउन करते हैं, उसे फेनोक्सिलिन पाउडर लगाते हैं, फिर उसका प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद उस नोटों को रखवा रहते हैं फरियादी की जेब में। सबसे खतरनाक बात यह है इस तरह के केसेस के अंदर कि जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं उसकी धज्जियां उड़ाती है खुद सीबीआई और एसीबी। नियम क्या है कि जो कोई भी आर्टिकल जेब में है फरियादी के उसको बाहर रखो, उसको देने ही नहीं है, जबकि उसको पकड़ा देते हैं आर्टिकल। ये नियम क्या है कि आप ब्रश यूज़ करोगे, जबकि वो यूज़ करते हैं कॉटन स्वैब, जबकि परमिसेबल नहीं है। सोर्स क्या है इन आर्टिकल्स का? फेनोक्सिलिन पाउडर कहाँ से आया, सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आया, पता ही नहीं आज तक। कितने केसों में ये पाउडर यूज़ हुआ पता ही नहीं हमको आज तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई पाउडर आपको इशू हो रहा है, शीशी इशू हो रही है, तो ये ख़त्म तो होगा ना। ख़त्म होता ही नहीं है कि अरे मैं तो एक जादू के शो में गया था तो उसने दिखाया मुझे भाई इंडिया का पानी, ठीक है जी, तो पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके पास भी यही मशीन है कि इंडिया का फेनोक्सिलिन पाउडर भाई ख़त्म ही नहीं होता है, चले जा रहा है भाई। तो ऐसा मत करो भाई, किसी के लाइफ और लिबर्टी का प्रश्न है, आप ट्रैप कर रहे हो, आप दोषियों को पकड़ रहे हो, तो दे मस्ट बी द रियल कल्प्रिट। अदरवाइज इस तरह की प्रोसीडिंग्स व्यक्ति विशेष की लाइफ और लिबर्टी को जो है अफेक्ट करेगी, ये बात जो है मान के चलना। साथियों अल्टीमेटली जो है इस ट्रैप को जो है ऑर्गेनाइज किया गया और ये लोग जो है खड़े हो गए पोजीशन लेके, और परिवादी जो है अकेला गया। यहाँ पर अब अंडरलाइन कर लो, फरियादी अगर अकेला गया है इट मीन्स देयर इज़ नो आई एविडेंस टू द इंसिडेंट। यहाँ पर हमको एक बढ़त मिल गई। और अब फरियादी के बयान क्या है इस पर सब कुछ जो है डिपेंड करेगा। जैसा इस केस में था, फरियादी बाहर आता है, सिग्नल देता है, टीम एंटर होती है, टीम जो है पकड़ लेती है कंसर्न A1 को, उसका कलर टेस्ट जो है परफॉर्म होता है और अल्टीमेटली जो कॉन्वर्सेशन है उसके बेसिस पे ये मानते हैं कि ही इज़ द गिल्टी। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान देती नहीं है सीबीआई और एसीबी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है इस तरह के मैटर्स में कि क्या अनड्यू बेनिफिट देने की स्थिति में था कंसर्न आरोपी और क्या बेनिफिट उसने दिया, और इस तरह के अलामत फाइल पे क्या है जो इंडिकेट करते हैं कि पेंडेंसी ऑफ वर्क था और इसकी इल इंटेंट थी, और इसके अलावा इसके पास एक मेंसरे थी और एक डिमांड को मांगने का और लेने का इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव था। यहाँ पर दो बयान हुए, PW 12 और 13, ये डिपार्टमेंट के ही विटनेस हैं और इन व्यक्तियों ने इस केस की धज्जियां उड़ा दी। वो कैसे उड़ाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवाह डिपार्टमेंट के हमारे आते हैं उन पर हम जोर देते नहीं, हमको लगता है भाई फॉर्मल गवाह है जी, क्या पूछना जी, पर यही गवाह सपोर्ट कर गए कंसर्न डिफेंस को। फ़ायदा कैसे मिला? सबसे पहला फ़ायदा कि परिवादी इस केस में हॉस्टाइल हो गया और अन्य गवाह भी जो है इस केस में हॉस्टाइल हो गए। तो इम्पॉर्टेंट अटैक था डिफेंस का कि जब फरियादी ही हॉस्टाइल हो गया, अन्य गवाह ने हॉस्टाइल हो गए, तो जो बेसिक स्तंभ था प्रोसिक्यूशन का वो ही खत्म हो गया। जब तक डिमांड जो है स्टैंड नहीं करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि प्रोसिक्यूशन जो है जेन्युइन है, इसका बेनिफिट जो है कंसर्न आरोपी है उसको प्राप्त हुआ। उनका कहना यह था कि जो बेनिफिशियरी है उसकी लिस्ट में फरियादी है ही नहीं, उसकी वाइफ है, और यहाँ पर दो लिस्ट थी, उसकी वाइफ थी लिस्ट नंबर 2 में। इस फैक्ट को सप्रेस भी किया गया और इस फैक्ट को इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अनफोल्ड करने का कोई प्रयास जो है आईओ ने करा ही नहीं। तीसरा इनका कहना यह था कि कोई ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड पे है ही नहीं कि क्या डिमांड है और क्या एक्सेप्टेंस है, वर्क पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो ऑन स्पॉट वर्जन है उसमें साफ साफ कहा था कंसर्न आरोपी ने, ना मैंने पैसे मांगे हैं ना मैंने प्राप्त किए हैं, और इस सिनेरियो में मुझे झूठा फंसाया गया, परंतु ऐसे वर्जन को स्पेसिफिक करने के लिए जो नियम 47 है सीबीसी गाइडलाइंस का उस तक को फॉलो नहीं किया गया, जबकि इंपेरेटिव है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ एन विजय कुमार में ये गाइडलाइंस इंपेरेटिव है, जाके फैसला पढ़ लेना। साथियों पीपीए कहना था कि देयर इज रिकवरी फ्रॉम पेंट, इसके अलावा डिमांड प्रूव है, एक्सेप्टेंस प्रूव है, राइटली कन्वर्ट किया है। अगर गवाह हॉस्टाइल हो भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अन्य गवाह जो है समर्थन दे रहे हैं। इन्होंने रिलाई किया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम चंद्रा, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 26/11/2024 का कि डिमांड साइन को ऑन है, ये बात तो फैक्ट है। बट अगर अदर सर्कमस्टेंसेस हैं जो कंसर्न आरोपी रिब्यूट नहीं कर पाता है इधर इन क्रॉस एग्जामिनेशन या इसको रिब्यूट करने के लिए कोई मटेरियल फाइल में पुटअप नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर केस जो है स्टैंड करता है। तो साथियों कुल मिला के कंट्रोवर्सी जो है काफ़ी कोर्ट को दिखाई दी। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो गवाह नंबर 12 है मीन्स प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 12, जो कि ये स्पष्ट करता है कि लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी जो है सबसे पहले प्रिपेयर होती है, उसके बाद हाउसेज जो हैं वो सैंक्शन होते हैं और अलॉट होते हैं। इसकी लिस्ट को कंसर्न जो अक्यूज नंबर 2 है वो वेरीफाई करता है, एक प्रोसीजर उसने जो है एक्सप्लेन किया। फिर लिस्ट जाएगी ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में, फिर जाती है कलेक्टर के पास में, और अल्टीमेटली फिर ये
इंस्पेक्शन होते हैं, इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है, फिर इसके मेजरमेंट के बेसिस पर एम बुक में या मेजरमेंट बुक में इसकी एंट्री होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है बिल्स बनते हैं और पेमेंट जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी के खाते में आ जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर कोई आदमी बेईमान होगा, बेईमानी करेगा, तो इतना बड़ा प्रोसेस वो कैसे मैनेज करेगा सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना कोर्ट ने आरोपी के फेवर में। उनका ये भी पॉइंट था कि जो गवाह नंबर PW13 है वो भी ये कहता है कि साहब एक लिस्ट बनती है, इट इज़ सैंक्शन, इंस्पेक्शन इज डन, इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड, उसके बाद रिकमेंडेशन आते हैं, बिल बनता है, पेमेंट जो है आ जाता है। तो जब कोई स्पेसिफिक रोल ही नहीं है तो हम लोग जिम्मेदार नहीं थे। और इन्होंने एक बात को और ऐड कर दिया कंसर्न गवाह नंबर 13 ने कि जो कंसर्न बेनिफिशरीज हैं उसमें जो परिवादी है उसका नाम था लिस्ट नंबर 2 में, और जो लिस्ट नंबर 2 का वेरिफिकेशन था उसका जो इंस्पेक्शन था वो पेंडिंग था। जब पेंडिंग है, कोई रिपोर्ट फॉरवर्ड ही नहीं हुई है, तो बिल प्रोसेस कैसे होगा। तो ऐसे सिनेरियो में जो घटनाक्रम बताया है कंसर्न परिवादी ने या फरियादी ने वो पूर्णतः झूठा है, पूर्णतः असत्य है। तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंस को देखते हुए यहाँ पर कई पॉइंट्स जो है हेल्ड करें। कुछ पॉइंट जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेंडेंसी है इट मस्ट बी ए रियल पेंडेंसी। कई बार वर्क पेंडिंग हमारे पास में नहीं होता है, किसी अन्य अधिकारी के पास में होता है, तो ये फैक्ट भी जो है देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर मोटिव है तो वहाँ पर ओवरहेड भी होगा, अगर कोई ओवरहेड नहीं है तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि कम्युनिकेशन में हमारा क्या लेवल रहा। चौथी बात है कि कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड इज सजेस्टिव रादर देन वॉलंटरली, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुल मिला के कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जब तक डिमांड जो है वॉलंटरी नहीं है, फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस जो है कॉन्फिडेंस रिपोज नहीं कर रहे हैं, वर्क पेंडिंग नहीं है और रियल केस जो है लेके नहीं है फरियादी, उसमें रियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में कंसर्न आरोपी को दोष सिद्ध करना कानून की प्रक्रिया का अब्यूज होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर आरोपी नंबर 1 की अपील को मंजूर कर लिया और आरोपी नंबर 2 के खिलाफ जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो ये एक बेनिफिट मिला है बहुत बड़ा आरोपी गण को। तो कुल मिला के अगर हमको बेनिफिट अवेल करना है तो हमको जोर देना पड़ेगा 5 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर। सबसे पहला सेगमेंट कि डिमांड को लेकर एविडेंसेस क्या है, मीन्स रिपोर्ट क्या है, FIR क्या है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है, उस पर वेरिफिकेशन क्या है और निष्कर्ष क्या है। ये तो है सेगमेंट नंबर 1। दूसरा है प्री ट्रैप को लेकर स्थितियाँ क्या है उसको देखना है, पोस्ट ट्रैप में स्थितियाँ क्या है उसको देखना है। इसके अलावा वेरिफिकेशन का जो कॉन्सिक्वेंटल पार्ट है पोस्ट ट्रैप डिमांड उसको देखना है, रिकवरीज को देखना है, फिनोफ्रिन टेस्ट हुआ उसको देखना है, पेंडेंसी ऑफ वर्क को देखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर काम करते हुए चलना पड़ेगा। पर आप जब भी इस तरह के पॉइंट्स को तैयार करें या काम करें, तो आप जब भी इस तरह के वर्कआउट्स कर रहे हैं, बी प्रोफेशनल इन योर अप्रोच। एक कॉपी रखो, नोट्स बनाओ कि क्लिंचिंग एविडेंस क्या है और उसके रियल आंसर क्या है। अरे भाई 100 रुपये खर्च करो ना एक कॉपी बनाने का, यहाँ लिखो भाई ये तो एलिगेशन है और यहाँ लिखो जो रियल पोजीशन है वो क्या है, और उस पर रिसर्च करो, लॉ पॉइंट निकालो। जीतेंगे भाई अपन, घबराने का नहीं है, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो वकील के पास जाने से पहले खुद भी तो होमवर्क करो। जब तक हम खुद होमवर्क नहीं करेंगे वकील हमें कैसे बचाएगा। आप जाओगे फाइल दियाओगे, फ़ायदा क्या होगा आपको। इसलिए खुद सोचो अपने केस में कि क्या फैक्ट्स वो लेके आ रहा है, रियलिटी क्या है, कमियां क्या है, और कमी हर केस में होती है। ढूंढने वाले की निगाह होनी चाहिए। अगर आपने वो कमियां ढूंढ ली, उसको पॉइंट आउट कर लिया, फिर आप अच्छा वकील बुक करो, उससे डिस्कस करो, अपने सबमिशंस आप रेडी कराओ, फिर आपको आएगा मजा। पर आपके सबमिशंस रेडी नहीं है, अरे बस तो जाऊंगा ना, मर तो नहीं जाऊंगा, उससे आपका टाइम खराब होगा, कोई फायदा आपको नहीं होगा। क्लियर है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो और पॉइंट्स जो है रेडी करो। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।